हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं विटामिन बी5 के ऊपर। बी5 का जब यहाँ रासायनिक नाम आपसे बताते हैं तो उसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक एसिड। ये पेंटाथोनिक एसिड से नाम जाना, यानी कि अगर पूछा जाए कि ये किससे मिलकर के बना होता है तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से पेटोइस से बन लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है हर जगह, यानी कि जितने सारे खाद्य पदार्थ होते हैं आपकी इन्वायरमेंट में, उन सब इन्वायरमेंट में क्या होता है विटामिन बी, यानी कि जितने सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जितना भी आप पोषक तत्व ग्रहण करते हो तो उन पोषक तत्व में क्या पाया जाता है, पेंटाथोनिक एसिड पाया जाता है। यानी कि अगर स्रोत के हिसाब से देखा जाए तो अगर आपसे मैं स्रोत पूछूं तो आपको कुछ नहीं आता है ना, तो आप जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, चाहे वो मतलब जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या पाया जाता है विटामिन बी5, क्योंकि इसका जो अर्थ ही निकल रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है हर जगह, यानी कि हर जगह में इसका जो स्रोत होता है पाया जाता है। जैसे कि एक किट हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, रॉयल जेल, यह घुलनशील यानी कि जल में घुलनशील होता है। हम यहाँ पे थोड़ा आपको रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। जब विटामिन का घुलनशीलता पढ़ते हैं तो विटामिन की घुलनशीलता दो प्रकार से होती हैं। एक होती है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। जब जल की घुलनशील की बात करते हैं तो विटामिन बी और सी आते हैं। जब वसा की बात करते हैं तो विटामिन ए, डी, ई, के आते हैं। तो यहाँ पे हम विटामिन बी पढ़ रहे हैं तो विटामिन बी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी की फैमिली ही पढ़ रहे हैं, यानी कि जितने भी विटामिन बी पढ़ते जाओगे उनकी फैमिली जितने ही पढ़ते जाओगे तो वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि लिखा अम्ल, क्षार, ताप और सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। यानी कि जो विटामिन बी होता है और विटामिन बी सी होता है ये सब बहुत नाजुक होते हैं। जैसे कि आप अगर विटामिन बी और सी को अगर किसी खाद्य पदार्थ में है वो समझो, तो अगर उसको आप धुल रहे हो तो धुलने के बाद भी वो नष्ट हो जाएगा। बर्तन के प्रभाव से अगर एक बर्तन में आपने खाना बना लिया, उसको निकाल करके दूसरे बर्तन में रखोगे तो उसकी पोषक तत्व, वो जो उसकी पोषक तत्व की जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं उसके बर्तन से हेर फेर खत्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप विटामिन बी और सी को ज़्यादा पका रहे हो, यानी कि जब खाना बना रहे हो तो उसको ज़्यादा पका दियो तब भी नष्ट हो जाएगा। उसके अलावा जो सूर्य की रोशनी होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उससे भी नष्ट हो जाएगा। यानी कि जितने सारे हमने यहाँ पे बताए उन सबसे क्या हो जाएगा, आपका विटामिन बी और बी सी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के कहे ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत ज़्यादा सुकुवार होते हैं। इनकी अगर केयरिंग ना की जाए, इनकी अगर जो पाक क्रिया हो सही से ध्यान ना दी जाए तो क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखे जाए इसमें चर्म रोग ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है, यानी कि इसके पास क्वालिटी है। जिस बीमारी में भी, यानी कि इस विटामिन में भी क्या होगा, त्वचा संबंधी बीमारी, यानी कि जो विटामिन होती है ना वो त्वचा संबंधी बीमारी होती है। जाए आगे यहाँ पे लिखा है कुछ पॉइंट हमने, यदि इसे उदासीन घोल में 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक भी उबाला जाए तो यह नष्ट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ चर्म रोग ठीक करता हो तो वही बात हो गई, जो सफेद रोग होता है उस सफेद रोग को ठीक करता है। उसके अलावा यहाँ पे देखी जाए रक्त शर्करा के स्तर को सामान बनाए रखने में कार्य करता है। यानी कि रक्त शर्करा मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो जो कार्बोहाइड्रेट का स्तर होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, उसको नियंत्रित, अगर आपके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा होगा या कम होगा तो भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगा, जो मधुमेह रोग का यहाँ पे दर्शाता है। तो अगर विटामिन बी5 की कमी हो गई है तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलेगी, जैसे हमने चर्म रोग को बताया। और जो आपका रक्त शर्करा होती है, यानी कि जो आपके खून में जो शर्करा यानी कि ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो इनबैलेंस हो जाएगा, वो सही से बन नहीं पाएगा, जो इंसुलिन होती है वो भी कार्य नहीं कर पाएगी। अब आगे बात किया जाए, अगला होता है यहाँ आपके शरीर में पेंटाथोनिक एसिड की कमी हो गई है तो आपको क्या क्या कमी देखने को मिलेगा। यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनकी अधिकता और उनकी कमी हमें बहुत भयानक रूप दिखाती है, चाहे कमी हो चाहे कमी हो चाहे अधिकता हो। तो यहाँ पे हम कमी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके शरीर में पेंटाथोनिक एसिड की कमी हो गई है तो आपको रिएक्शन क्या होगा, तो जो आपके हाथ और पैर की मांसपेशियां होती हैं वो ऐठन करेगी, यानी कि दर्द करेगी। उसके अलावा वार्निक फिट सिंड्रोम होगा। वार्निक फिट सिंड्रोम क्या होता है उसे हम बता, वार्निक फिट सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, यानी कि ये किस बीमारी से संबंधित होती है, तो जो आपके पैर होते हैं, पैरों के तलवे में जलन महसूस करती है। वैसे तो डायबिटीज बीमारी में ये सब देखने को मिलता है, लेकिन आपके शरीर में विटामिन बी5 की अगर कमी हो गई है तो यह बीमारी देखने को मिलेगी, यानी कि वार्निक फिट सिंड्रोम। लेकिन अगर आपके शरीर, हालांकि कि इसकी जो बीमारी होती है, यानी कि जो ये दिखाता है, अपना प्रदर्शित करता है, पैरों की जलन बहुत ज्यादा अधिक नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे होकर के बहुत तेज होती है। यानी कि जब आएगी तो स्लो होगी, यानी कि हल्का हल्का जलन करेगा, लेकिन जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो धीरे धीरे ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा जो मानसिक उथल पुथल होती है, ठीक है, ये भी देखने, यानी कि जो उनका पीरियड्स का डेट होता है इधर उधर हो जाता है, कभी जल्दी कभी देर में आता है। उसके अलावा जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर बेचैनी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पाचन संबंधी विकार और चर्म रोग वही हमने बात किया कि अगर कमी हो गई है तो आपको चर्म रोग ये बीमारी हो जाएगी, यानी कि आप जो स्किन होता है, स्किन आपका सफेद हो जाएगा। यानी बात किया जाए कि इसके कमी को बढ़ गया हमने। अब देखते हैं इसके
कार्य के बारे में, तो कार्य में जब हम देखते हैं तो कार्य यहाँ पे लिखा है त्वचा संबंधी बीमारी को ठीक करता है, इसलिए इसे एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन भी कहा जाता है। एसिड की बात करते हैं तो इसे भी क्या कहते हैं, एंटी डर्मेटाइटिस। एंटी मतलब क्या होता है, विरोधी होता है, यानी कि आपको जो त्वचा संबंधी बीमारी होती नहीं है उसको ठीक करने में मदद करता है। तो डर्मेटाइटिस क्या होता है, त्वचा संबंधी बीमारी होती है। त्वचा संबंधी बीमारी हमने अभी क्या बात करा, हमने यही तो बात करा कि आपकी जो स्किन होती है वो व्हाइट हो जाती है, कहीं कहीं चकत्ते चकत्ते हो जाते हैं, जो क्या दर्शाता है, किताबी लैंग्वेज से चर्म रोग नामक बीमारी यहाँ पे दर्शाता है। देखिएगा यह हार्मोन्स या वसा के संश्लेषण का कार्य करता है। देखो जितने भी आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन्स पढ़ा, फैट पढ़ा, ठीक है, जो यहाँ पे मेन पोषक तत्व होते हैं, ये जो हमने अभी नाम लिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये सब अपना कार्य सिर्फ नहीं, यानी कि अपना कार्य तो कर रहे हैं ना, लेकिन इनके पीछे बहुत लोग मिले, यानी कि बहुत पोषक तत्व मिले होते हैं, तब वो अपना कार्य कर रहे हैं। भले हम लोग प्रोटीन्स ज़्यादा ग्रहण करते हैं, हम लोग विटामिन कम करते हैं, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा करते हैं, फैट करते हैं, ठीक है, ये तीनों तो बहुत करते हैं। उसके पीछे में जो अदर आते हैं ना, अदर खनिज लवण आते हैं, विटामिन आते हैं, लेकिन ये बेचारे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन हैं, वसा होते हैं, ये सब अपना कार्य अकेले नहीं कर पाते हैं, इनको किसी को साथ लेकर के करना पड़ता है। जैसे हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था, कि जब हमने पढ़ा था नियासिन यानी कि निकोटिनिमाइड में पढ़ा था, तो हमने यही तो देखा था कि ये क्या कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे, यानी कि कोएंजाइम के रूप में कर रहे थे, अपना कार्य करते हुए भी प्रोटीन्स में कार्य कर रहे थे, यानी कि वेट कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा था और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा था। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज को क्या कर रहा था, बदलने में प्रक्रिया कर रहा था। उसके अलावा हमने बात किया था कि ट्रिप्टोफैन यानी कि प्रोटीन में भी कार्य करता है। कुल मिलाकर कहा जाए ये जो विटामिन होते हैं कोएंजाइम के रूप में होते हैं। कोएंजाइम अपने कॉपी में लिख लेना कि विटामिन क्या होते हैं, कोएंजाइम होते हैं, अपना भी कार्य करते हैं, दूसरों का भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ये विटामिन यानी कि पेंटाथोनिक एसिड क्या होता है, अपना कार्य कर रहा है। उसके अलावा जो हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स की तरह हार्मोन्स बनने के बाद ही जो हमारा भोजन होता है, जो हमारा कुछ भी होता है, वो अपना रिएक्शन यानी कि अपना कार्य कर पाते हैं। उसके अलावा जो संश्लेषण होता है यानी कि वसा का जो सुखाव होता है ना आपके शरीर में, ठीक है, तो वो सुखाव को भी कार्य करता है कौन, पेंटाथोनिक एसिड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिखा है यह लिनोलिक एसिड से आर्कोडेनिक एसिड में कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लिनोलेनिक एसिड और आर्कोडोनिक एसिड किसे कहते हैं। तो जब हमने आपको वसा वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे आपने देखा था वसा को जब हम ग्रहण करते हैं तो दो रूपों में करते हैं, एक होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है और एक होता है अनसेचुरेटेड फैटी। जब सेचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं संतृप्त वसा कहते हैं, यानी कि सेचुरेटेड फैटी एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं, संतृप्त वसा कहते हैं। और जब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को हिंदी में कहते हैं तो उसे कहते हैं असंतृप्त वसा कहते हैं, ठीक है, असंतृप्त वसा कहते हैं। जब हम संतृप्त वसा की परिभाषा देखते हैं यानी कि उसे किससे कहेंगे, तो जिनमें यानी कि जिस वसा में जमने का गुण होता है, यानी कि अगर उसे वातावरण में खुला आप रख दोगे, अगर वह चीज जम जा रहा है, जैसे मक्खन हो गया, उसके अलावा चर्बी हो गई, जो मूंगफली का तेल होता है, ठीक है, गोले का तेल हो गया, नारियल का तेल, ये सब क्या होते हैं, संतृप्त वसा में आते हैं। यानी कि आप अगर इसे ग्रहण करते हो तो ये आपके शरीर में जाने के बाद क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। तो संतृप्त वसा किसे कहते हैं, जिसके अंदर जमने का गुण होता है, उनको क्या कहते हैं, संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जब वहीं पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसा की बात करते हैं, तो जिनमें जमने का गुण ना हो, यानी कि आप उसे जब ग्रहण करोगे ना तो आपके शरीर के अंदर यानी आपके ब्लड में जब जाएगा तो वो जमेगा नहीं। अगर वो आपके शरीर में जाने के बाद वो नहीं जमता है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आपके शरीर में वसा जाकर के जमाव हो जाएगा तो आपका जो खून का बहाव होता है, जो रक्त का प्रवाह होता है, वो रुक जाएगा, जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें यानी कि जो असंक्रमित बीमारी वाले होते हैं उनको क्या ग्रहण करना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब यहाँ पे हमने सिर्फ संतृप्त वसा असंतृप्त वसा का परिभाषा बताया। अब हम यहाँ पे बताते हैं कि लिनो एसिड और आर्किडोनिक किसे कहते हैं। तो जब असंतृप्त वसा में आप परिभाषा यानी कि असंतृप्त वसा को जब आप बांटते हो ना तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनो होता यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, मोफा कहते हैं। जब दूसरे की बात करते हैं तो उसे कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या है, पूफा। तो यहाँ पे इसका रोल नहीं है, यानी कि मोफा का यहाँ रोल नहीं है, यहाँ पे है पूफा का रोल, यानी कि बहु असंतृप्त वसीय अम्ल या फिर इसे कहे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रोल किसका है, यहाँ पे रोल है पूफा का है, ठीक है। तो आर्किडोनिक और पूफा की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो लिनोलेनिक क्या होता है, आर्कोडोनिक क्या होता है। तो जब मोफा यानी कि पूफा में जब आप पढ़ते हो, पूफा जब पढ़ते हैं यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें भी दो प्रकार आते हैं, एक होता है ओमेगा 6 और एक होता है ओमेगा 3।
तो ओमेगा 3 का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ पे है रोल ओमेगा 6 का रोल है। तो ओमेगा 6 में ही दो पाए जाते हैं पोषक तत्व, एक होता है लिनोलेनिक, एक होता है आर्कोडेनिक। कुल मिलाकर कहा जाए कि जब वसा का ग्रहण करते हो तो वसा का दो रूप में ग्रहण किया जाता है, एक किया जाता है संतृप्त वसा के रूप में और एक किया जाता है असंतृप्त वसा के रूप में। जब असंतृप्त वसा को बांटते हो तो उसके भी दो प्रकार निकल के आते हैं, एक होता है मुफा, एक होता है पूफा। मुफा का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ पे रोल है पूफा। जब पूफा को भी आप बांटते हो तो भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक होता है ओमेगा 6, एक होता है ओमेगा 3, और भी होते हैं लेकिन हम यहाँ पे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओमेगा 3 की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है ओमेगा 6 की, यानी कि लिनोलेनिक और आर्कोडेनिक। तो अब पता चल गया कि ये कहाँ से आया है लिनोलिक और आर्कोडेनिक। तो अगर आपको लिनोलेनिक ग्रहण करना है तो आपको क्या खाना पड़ेगा, तो जो वनस्पतिक तेल होते हैं जो आपके शरीर में जाने के बाद जलेंगे, मतलब वो जमेंगे नहीं, यानी कि जो सरसों का तेल होता है वो कहाँ जमता है, तो वनस्पति से तो पाया जाता है, जैसे सोयाबीन का तेल हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, वनस्पति जगत से जो आपके ग्रहण करते हैं वो होते हैं लिनोलेनिक, यानी कि आपको उससे मिलेगा ओमेगा 6 मिलेगा। जब आर्कोडेनिक की बात करते हैं तो जो प्राणिज जगत से जो मिलता है, जो भी तेल मिलते हैं तो उसे कहते हैं आर्कोडेनिक, यानी कि ओमेगा 6 कहते हैं। तो जो लिनोलेनिक होता है, आर्कोडेनिक होता है, जब आप इसे ग्रहण करते हो तो आपका शरीर संश्लेषित, यानी कि आपका शरीर सोखता है ना, तो कौन सोखता है, विटामिन यानी कि पेंटाथोनिक एसिड, यानी कि विटामिन B5 की अगर आपकी पूर्ति हुई, आपने ग्रहण किया है, तब लिनोलेनिक आर्कोडेनिक अपना कार्य कर पाएंगे। यानी कि ये भले ही बहुत आप इसे कम ग्रहण करते हो, लेकिन जब आप इसका ग्रहण नहीं करोगे, यानी कि पेंटाथोनिक एसिड के जब आप स्रोत नहीं खाओगे तो ये अपना कार्य तो रोक ही देगा। उसके अलावा जो भी अदर आते हैं, जैसे प्रोटीन्स की बात की हमने, उसके अलावा हमने बात की ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बात करी, या फिर हमने फैट की बात करी, ये सब भी अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें हमारे इन्वायरमेंट में जो भी पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्व को जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब वो अपना रिएक्शन दिखाते हैं तो बहुत भयानक दिखाएंगे। क्योंकि अगर आपने जो जमने वाला गुण होता है, जमने वाला गुण हमने अभी क्या बताया, हमने यही तो बताया कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, जो आपके शरीर में जमते नहीं है, यानी कि आपके हृदय के लिए, यानी कि आपके हार्ट बीट के लिए, आपके सबके लिए बहुत, आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो जो लिनोलेनिक होता है, आर्कोडेनिक होता है, यानी कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 क्या होते हैं, आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। चाहे डायबिटीज हो गया, चाहे हार्ट बीट वाली बीमारी हो गई, यानी कि असंक्रमित वाली बीमारी जिनकी होती है उनको असंक्रमित, यानी कि उनको असंतुलित वसा करना चाहिए, यानी ओमेगा 3 हो गया, ओमेगा 6 हो गया, मोफा हो गया, पूफा हो गया। अब आपको पता चल गया होगा, आगे बात करते हैं, इतना पता तो चल गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे बात आता है पायरुविक एसिड। यहाँ पे लिखा है यह पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण का कार्य करता है। अब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि पायरुविक एसिड किसे कहते हैं। देखो, हम यहाँ पे इसलिए रिकॉल कर रहे हैं आपको, ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे तभी तो समझ पाओगे कि आप पायरुविक एसिड किसे कहते हैं। देखो, याद करिएगा, जब हमने कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार के। राइट, ये तुमने बात किया था, एक होता है मोनो, एक होता है पॉली, एक होता है मोनो, एक होता है डाई, एक होता है पॉली होता है। ठीक है, यानी कि 3 होते हैं। तो आपने मोनो खाया है, यानी कि मोनो का कोई स्रोत खाया है, आपने डाई का कोई स्रोत खाया, आपने पॉली का स्रोत खाया, यानी कुल मिलाकर कहा जाए आपने तीनों जो भी प्रकार हमने यहाँ पे बताए हैं, तो आप खाते हो ना, तो उसका जल अपघटन होता है, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म होता है। जो आपके शरीर में जाता है ना, तो बहुत सारे ऐसे रासायनिक होते हैं, तो वो अपना रिएक्शन दिखाते हैं, वो टूटते हैं, यानी उनका जल अपघटन होता है। जल अपघटन के बाद यानी कि सरलतम रूप किसमें आते हैं, तो वो आते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, यानी कि आपने प्रोटीन्स में, यानी आपने कार्बोहाइड्रेट में कोई भी रूप खाया, मोनो खाया, पॉली खाया, डाई खाया, तो उन पे टूटता है, टूट करके किसमें आखिरी स्टेज बनता है, तो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही आपको क्या मिलता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे याद रखे रहना, ग्लूकोज ही क्या करता है, आपको ऊर्जा नहीं देता है, उसको यानी कि ग्लूकोज को भी जलना पड़ता है। वो किसमें जलता है, वो जलता है पायरुविक एसिड में। अब पता चल गया होगा कि पायरुविक एसिड किसे कहते हैं। तो पायरुविक एसिड वही होता है जब आपने ग्लूकोज ग्रहण किया है, यानी कि कोई भी आपने कार्बोहाइड्रेट का स्रोत किया है, ग्लूकोज आपके शरीर में बना है, तो ग्लूकोज आपके शरीर में जा करके, यानी कि आपके ब्लड में जा करके वो अपना रिएक्शन, यानी कि वो जलता है, जल करके किसमें आता है, तो वो आता है पायरुविक एसिड में। तो पायरुविक एसिड में आपके जब जल जाता है तो वो अपना, यानी कि अपने पूरे जो हमारा शरीर है ना, वो इधर उधर जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण उस पर होगा। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए पेंटाथोनिक एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट में भी आपकी भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में पेंटाथोनिक एसिड हो गया, कमी हो गई, तब भी क्या हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है, ठीक है, तो वो भी अपना कार्य नहीं कर पाएगा। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का लास्ट स्टेज होता है, जो आपको शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि पायरुविक एसिड भी आपका नहीं कर पाएगा। अब आगे बात किया जाए, यहाँ पे मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखा है यह हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु पैराफिन का निर्माण करता है। पैराफिन पॉलीसेकेराइड है जो एक चयापचयी पदार्थ है, यह एक बॉन्डिंग का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि यह पैराफिन क्या होता है, यह पॉलीसेकेराइड होता है, जो क्या होता है, जो आपके हीमोग्लोबिन, यानी कि जो रक्त होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो उसके निर्माण के लिए, यानी कि आपके हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन कार्य करता है, पैराफिन निर्माण करता है। लेकिन कौन पैराफिन बनाता है पेंटाथोनिक एसिड। आपके शरीर में पेंटाथोनिक एसिड की कमी हो गई है तो यह पैराफिन नहीं बना पाएगा। अगर यह पैराफिन नहीं बन रहा है तो आपका हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा।
ये पैराफिन क्या होता है? तो ये पैराफिन होता है एक पॉलीसेकेराइड का रूप होता है जो आपके शरीर को क्या करता है? चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है। कुल मिलाकर कहा जाए ये एक बॉन्डिंग का काम करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन को एक बॉन्डिंग करने का काम करता है। कौन? पेंटाथोनिक एसिड। अब आगे बात किया जाए, अब यहाँ पे हमने देखा कमी हमने बहुत देखा, हमने देखा कि यह कैसे प्रोटीन्स में कार्य करता है, या कैसे वसा में कार्य करता है, लिनोलेनिक एसिड में, आर्कोडेनिक एसिड में। उसके अलावा हमने बात की कि पायरुविक एसिड में कार्य करता है। ठीक है, बहुत सारा हमने यहाँ पे देखा। उसके अलावा भी आप अगर लिखना चाहते हो कि अलावा भी अगर विटामिन B5 का अगर हम आपको और कार्य बताएं तो जो हमारा फिजिकल से होता है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक वृद्धि में भी क्या होता है? सहायक होता है। या जो हमारा हार्मोन्स हो, यानी कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स को भी नियंत्रित करता है, हमको संश्लेषण करने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि जो हमने यहाँ पे बताया प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट होती, इनकी मेटाबॉलिज्म जो होती है उनको अत्यंत आवश्यक होता है। कौन? पेंटाथोनिक एसिड। यानी कि ये जो त्वचा होती है, हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन को भी ये क्या करता है? बैलेंस बनाने, यानी कि हमारी त्वचा को भी क्या करता है? ठीक करने में मदद करता है। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में जो रक्त की शर्करा होती है, ठीक है, उनको बैलेंस करने में क्या करता है? मदद करता है। अब यहाँ पे बात करिएगा, यहाँ पे लिखा है स्रोत। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे होगा विटामिन B5 होगा, विटामिन B3 हो गया। तो यहाँ पे बात करते हैं विटामिन B5 का स्रोत, यानी कि आपको कहाँ मिलता है ये इसकी प्राप्ति, यानी विटामिन B5 कहाँ से मिलता है? तो याद करिएगा, हमने जब पहली वाली स्लाइड में पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि पेंटाथोनिक क्या होता है? एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ठीक है, जो ग्रीक भाषा यानी कि पेंटाथोनिक ग्रीक भाषा के शब्द कहाँ से लिया गया है? प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एवरीवेयर, यानी कि प्रत्येक जगह, यानी कि सभी जगह। ठीक है, यानी कि जहाँ जिस भी खाद्य पदार्थ को खा रहे हो उसमें क्या हो जाता है? विटामिन B5 पाया जाता है। यानी कि जो भी आपके इन्वायरमेंट में प्रत्येक जगह मतलब क्या हो जाती है? इसकी जो स्रोत होती है वो पाई जाती है, लेकिन सामान्यतः इसकी कमी कहीं नहीं देखी जाती है। यह हर खाद्य पदार्थ में इसकी प्राप्ति होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यकृत हो गया, चावल की परत हो गया, गेहूं के अंकुरित हो गया, गेहूं के चोकर, दालें, मछली, रॉयल जेली। याद रखे रहना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि किसमें अधिक पाया जाता है? तो रॉयल जेली में सबसे अधिक पेंटाथोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा आंत में पाए जाने वाली आई कोली से भी इस विटामिन का सृजन होता है। यानी कि कोई मिलाकर अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है, यानी कि विटामिन B5 का स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो इसका याद रखे रहना, इसका अर्थ ही होता है कि हर जगह पाने वाला, यानी कि एवरीवेयर, हर जगह, यानी कि जितने भी खाद्य पदार्थ आप देखोगे तो उसमें पेंटाथोनिक एसिड पाया जाता है, जो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल तौर पर लिख दिया है। अब आगे बात किया जाए, आगे यहाँ पे देखते हैं इसके अवशोषण और विसर्जन और संग्रह की बात करते हैं। तो जब इसका विसर्जन यानी कि इसका अवशोषण होता है, इसका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। वही हमने भी आगे बात करा कि जब इसका अवशोषण होता है, यानी कि हमारी आंतों में पाई जानी जो आई कोली होती है, इसमें अवशोषण हो जाता है। इसके अलावा विसर्जन यानी कि बाहर कहाँ से निकलता है? तो आपके मूत्र से बाहर, मूत्र के बाहर से क्या करता है? बाहर निकल जाता है। यानी कि जो भी आपने जल में घुलनशील विटामिन देखा, जैसे विटामिन B और विटामिन B6 नहीं, विटामिन B और विटामिन C जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? जल के साथ बह जाते हैं। तो जो वसा में घुलनशील होते हैं वो मल के रास्ते से बाहर निकलते हैं, और जब जो जल में घुलनशील होते हैं वो मूत्र के बाहर से निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, ये भी याद रखे रहना कि जो जल में घुलनशील होते हैं तो वो स्टोर कहीं आपके ज्यादा नहीं होंगे, वो मूत्र के बाहर से निकल जाएंगे। फिर भी यहाँ पे देखिएगा संग्रह भी हमने लिखा हुआ है कि इनका संग्रह कहाँ होता है? तो इनका संग्रह नहीं होता, ये बहने वाले होते हैं, यानी कि उनका जल में घुलनशील होता है, तो ये जल में घुल जाते हैं, जल में घुल जा करके ये मूत्र के बाहर से निकल जाते हैं। लेकिन अगर अवशोषण का बात किया जाए तो अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। आज हमने विटामिन B5 के बारे में बहुत ज्यादा संपूर्ण अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि अगर आपके शरीर में विटामिन B5 की कमी हो गई है, यानी कि पेंटाथोनिक एसिड की कमी हो गई है, तो जो त्वचा रिलेटेड यानी कि एंटी डर्मेटाइटिस बीमारी से बचाता है, जिसे इसका नाम क्या दे दिया गया? एंटी डर्मेटाइटिस, यानी कि चर्म रोग को भी क्या करता है? ठीक करता है। उसके अलावा जो लो BP होती है, यानी कि जो हृदय की वाली बीमारी होती है, यानी कि हृदय गति को जो जिनमें पेंटाथोनिक एसिड कमी होगी, यानी पेंटाथोनिक एसिड नहीं है ना, तो लो BP बना रहेगा, हृदय गति कम देखने को मिलती है। उसके अलावा जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी क्या करता है? पैराफिन बनाने में यह मदद करता है। ठीक है, जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं? ऐठ जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने एक बीमारी का नाम बताया था आपको, वार्निक फिट सिंड्रोम बताया था, जो क्या होती है? आपके तलवे से रिलेटेड होती है, यानी कि आपके तलवे में जलन होती है। कुल मिलाकर कहा जाए कि हमने यहाँ पे बात करा कमी के बारे में, कार्य के बारे में, और उसके बाद में प्रभाव के बारे में, अवशोषण के, विसर्जन के, बहुत सारी हमने यहाँ पे बात की। आशा करते हैं आपको हमारा ये क्लास पसंद में आया हो। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगा हो, पसंद में आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नया विटामिन की ओर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।